नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लहरों के राजहंस से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर लहरों के राजहंस नाटक से संबंधित ये 3 वीडियो अभी अवेलेबल है। आप इन तीनों वीडियोज को भी जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। दोस्तों, लहरों के राजहंस से संबंधित हमने कुल 150 प्रश्न बनाए हैं और ये 150 प्रश्न हमने लहरों के राजहंस नाटक के इस वाले संस्करण से बनाए हैं। ये संस्करण 1965 में परिवर्धित हुआ था और ये जो प्रिंटेड बुक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 1993 में प्रकाशित हुई थी। तो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं वो इसी बुक से मिलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहन राकेश जी ने इस नाटक में अनेकों परिवर्तन किए हैं, अनेकों प्रयोग किए हैं। तो हो सकता है आपके पास इस बुक के अलावा कोई अन्य संस्करण हो, लेकिन मूलतः जितने प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं वो सभी प्रश्न सभी बुक्स में मिलने के चांसेस हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक के कथा रूप सुंदरी की साहित्यिक विधा क्या थी? तो यहाँ विकल्प है ए रेडियो नाटक, बी नाटक, सी कहानी, डी रेखा चित्र। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए रेडियो नाटक। लहरों के राजहंस को सुंदरी नाम से एक रेडियो नाटक के रूप में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सुंदरी नामक रेडियो नाटक का प्रथम प्रसारण कौन से शहर से हुआ था? विकल्प है ए दिल्ली से, बी मुंबई से, सी कलकत्ता से या फिर डी कानपुर से। सही जवाब होगा विकल्प बी मुंबई से। प्रश्न संख्या 3, सुंदरी रेडियो नाटक को पुनः मंच के नाटक के रूप में कब लिखा गया था? मतलब सुंदरी रेडियो नाटक को फिर से मंचीय नाटक के रूप में लिखा गया था, तो यह कब लिखा गया था? विकल्प है ए 1947-48 में, बी 1950-51 में, सी 1956-57 में या फिर डी 1959-60 में। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी 1956-57 में। प्रश्न संख्या 4, सुंदरी नामक रेडियो नाटक को 1956-57 में मंचीय नाटक के रूप में किस नाम से पुनः लिखा गया? विकल्प है ए रात से पहले तक, बी सुबह होने तक, सी दोपहर तक या फिर डी रात बीतने तक। सही जवाब होगा विकल्प डी रात बीतने तक। सुंदरी नामक रेडियो नाटक को 1956-57 में मंचीय नाटक के रूप में लिखा गया और उसका नाम रखा गया रात बीतने तक। प्रश्न संख्या 5, लहरों के राजहंस शीर्षक से यह नाटक कब लिखा गया और प्रकाशित किया गया? अभी आपने देखा, पहले इसको सुंदरी नाम से लिखा गया, फिर इसको रात बीतने तक नाम से लिखा गया, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि लहरों के राजहंस शीर्षक सर्वप्रथम इस नाटक को कब दिया गया? तो यहाँ विकल्प है ए 1963 में, बी 1964 में, सी 1965 में, डी 1966 में। सही जवाब होगा विकल्प ए 1963 में। प्रश्न संख्या 6, सन 1963 में लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक को संशोधित करके पुनः कब लिखा गया? 1963 में जब ये नाटक लिखा गया लहरों के राजहंस नाम से, तो इसमें फिर से कुछ संशोधन किए मोहन राकेश जी ने। तो यह संशोधन करके कब लिखा गया? विकल्प है ए 1964 में, बी सन 1965 में, सी 1968 में या फिर डी 1970 में। सही जवाब होगा विकल्प सी सन 1968 में। प्रश्न संख्या 7, कथा का आधार अश्व घोष का सौंदर्यानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। लहरों के राजहंस नाटक के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी मोहन राकेश का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मोहन राकेश जी का। प्रश्न संख्या 8, मोहन राकेश किस युग के नाटककार हैं? विकल्प है ए पूर्व प्रेमचंद युग के, बी
प्रेमचंद युग के, सी प्रसाद युग के, या फिर डी प्रसादोत्तर युग की। सही जवाब होगा विकल्प डी प्रसादोत्तर युग के। प्रश्न संख्या 9, लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु का संबंध किस स्थान से है? विकल्प है ए पाटलिपुत्र से, बी कपिल वस्तु से, सी अवंतिका से, या फिर डी सिंध प्रांत से। सही जवाब होगा विकल्प बी कपिल वस्तु से। प्रश्न संख्या 10, लहरों के राजहंस नाटक में कुल कितने अंक हैं? विकल्प है ए 7, बी 5, सी 3, या फिर डी 2। यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 3। लहरों के राजहंस नाटक में कुल 3 अंक है। प्रश्न संख्या 11 है, लहरों के राजहंस नाटक के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए जीवन के प्रिय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है, बी इसकी कथा का आधार अश्रु घोष का सौंदर्यानंद काव्य है, सी इसकी कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है, या फिर डी अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों अगर आपने इस नाटक को ध्यान से पढ़ा होगा तो इस विकल्प का आप सही जवाब दे पाएंगे। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया। ये वाला कथन असत्य कथन होगा क्योंकि इस नाटक में अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है, केवल अंकों में ही रखा गया है। प्रश्न संख्या 12, लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु सर्वप्रथम 1946-47 में किस रूप में लिखी गई थी? विकल्प है ए कहानी के रूप में, बी नाटक के रूप में, सी उपन्यास के रूप में, या फिर डी रेडियो नाटक के रूप में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए कहानी के रूप में। प्रश्न संख्या 13 है, लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु को सन 1946-47 में किस नाम से लिखा गया? विकल्प है ए लहरों के राजहंस, बी सौंदर्यानंद, सी सुंदरी, या फिर डी कोई नाम नहीं था। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी कोई नाम नहीं था। लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु को सन 1946-47 में कहानी के रूप में लिखा गया था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं दिया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, नाटक के प्रारंभ में पर्दा उठने पर मंच पर निम्न में से कौन दिखाई देता है? विकल्प देखिए ए श्वेतांग, बी देवी सुंदरी, सी नंद, या फिर डी बुद्ध। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए श्वेतांग। दोस्तों नाटक के प्रारंभ में पर्दा उठने पर मंच पर श्यामांग और श्वेतांग दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको हो सकता है गलत लगे क्योंकि ये प्रश्न जो अभी हमने आपको बताया था उस बुक से लिया गया है और हो सकता है आपके पास कोई दूसरा संस्करण हो, लेकिन जिस संस्करण से हमने ये प्रश्न बनाए हैं उस संस्करण के अनुसार ये सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15 है, सुंदरी के कक्ष में लगा आसन किस आकार का है? विकल्प है ए वर्गाकार, बी मयूराकार, सी मत्स्याकार, या फिर डी मृगाकार। सही जवाब होगा विकल्प सी मत्स्याकार। प्रश्न संख्या 16 है, नाटक के प्रारंभ में मंच पर श्वेतांग क्या करते हुए दिखाई पड़ता है? विकल्प है ए दीपक जला रहा होता है, बी पत्तियों का ढेर सुलझा रहा होता है, सी कक्ष की सफाई कर रहा होता है, या फिर डी सो रहा होता है। सही जवाब होगा विकल्प ए दीपक जला रहा होता है। प्रश्न संख्या 17 है, नाटक के प्रारंभ में मंच पर श्यामांग क्या करते हुए दिखाई पड़ता है? विकल्प है ए दीपक जला रहा होता है, बी पत्तियों का ढेर सुलझा रहा होता है, सी कक्ष की सफाई कर रहा होता है, या फिर डी सो रहा होता है। सही जवाब होगा विकल्प बी पत्तियों का ढेर सुलझा रहा होता है। प्रश्न संख्या 18 है, लहरों के राजहंस नाटक का प्रथम वाक्य कौन सा है? विकल्प है ए मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, बी हाथ काम नहीं करते आंखें चुंधिया जाती है, सी तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई, या फिर डी मेरे हाथों में काम क्यों उलझ जाता है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। इस कथन से नाटक का प्रारंभ होता है। तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई, यह वाक्य किसने किससे कहा था? विकल्प है ए श्यामांग ने श्वेतांग से, बी श्वेतांग ने श्यामांग से, सी देवी ने नंद से, या फिर डी नंद ने देवी से। सही जवाब होगा विकल्प बी श्वेतांग ने श्यामांग से। प्रश्न संख्या 20, पत्तियों के ढेर को सुलझाने की कोशिश कौन कर रहा था? इससे संबंधित एक प्रश्न पहले आ चुका है, लेकिन
अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका जवाब आपको पता होगा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए श्यामांग। प्रश्न संख्या 21, आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा, यह कथन किसका है? विकल्प है ए सुंदरी का, बी मंदारक का, सी श्वेतांग का या फिर डी श्यामांग का। सही जवाब होगा विकल्प सी श्वेतांग का। प्रश्न संख्या 22, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, यह कथन किसने किससे कहा था? विकल्प है ए देवी सुंदरी ने नंद से, बी नंद ने देवी सुंदरी से, सी श्यामांग ने श्वेतांग से या फिर डी श्वेतांग ने श्यामांग से। सही जवाब होगा विकल्प सी श्यामांग ने श्वेतांग से। प्रश्न संख्या 23, परंतु जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती है, यह कथन किसने कहा है? विकल्प है ए श्यामांग ने श्वेतांग से, बी अलका ने देवी सुंदरी से, सी देवी सुंदरी ने नंद से या फिर डी श्वेतांग ने श्यामांग से। सही जवाब होगा विकल्प बी अलका ने देवी सुंदरी से। प्रश्न संख्या 24, कामोत्सव हेतु बुलाई गई नगर वधु का क्या नाम था? विकल्प है ए अलका, बी चंद्रिका, सी माधवी, डी नंदिता। सही जवाब होगा विकल्प बी चंद्रिका। प्रश्न संख्या 25, कामोत्सव का आयोजन कौन करवा रहा था? विकल्प है ए देवी यशोधरा, बी नंद, सी श्यामांग या फिर डी देवी सुंदरी। सही जवाब होगा विकल्प डी देवी सुंदरी। प्रश्न संख्या 26, कामोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा था? विकल्प है ए बुद्ध के राजभवन में, बी नंद के राजभवन में, सी शहर में या फिर डी श्वेतांग के राजभवन में। तो सही जवाब होगा विकल्प बी नंद के राजभवन में। प्रश्न संख्या 27, लहरों के राजहंस नाटक में सदैव उलझन में कौन रहता है? विकल्प है ए श्यामांग, बी देवी सुंदरी, सी नंद या फिर डी श्वेतांग। सही जवाब होगा विकल्प ए श्यामांग। प्रश्न संख्या 28, नाटक में किसके हाथों में काम उलझ जाता है? विकल्प है ए शशांक के, बी मंदारक के, सी श्वेतांग के या फिर डी श्यामांग के। सही जवाब होगा विकल्प डी श्यामांग के। प्रश्न संख्या 29, लहरों के राजहंस नाटक में अलका कौन है? विकल्प है ए श्यामांग की पत्नी, बी सुंदरी की सखी, सी सुंदरी की सेविका या फिर डी नंद की बहन। सही जवाब होगा विकल्प सी सुंदरी की सेविका। प्रश्न संख्या 30, जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, यह कथन किसने किसको कहा है? विकल्प है ए अलका ने सुंदरी से, बी सुंदरी ने अलका से, सी सुंदरी ने नंद से या फिर डी नंद ने सुंदरी से। सही जवाब होगा विकल्प बी सुंदरी ने अलका से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।